मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये भारत देश है अपना, ये भारत देश है अपना, यहाँ के किस्से सब सुनाते हैं। ये भारत देश है अपना, यहाँ के किस्से सब सुनाते हैं। अजब हैं रंग इस देश के अपने, अजब हैं रंग इस देश के अपने। मनुज तो क्या यहाँ देवता भी आकर मुस्कुराते हैं। मनुज तो क्या यहाँ पर आकर देवता भी मुस्कुराते हैं। सो गाइज, वी आर वंस अगेन in our educational channel Samaj, and you all are most welcome in this channel, and we are going to take a new lesson today, and the name of the lesson is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas। तो प्यारे मित्रों, आप सभी का समझ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नए लेसन के साथ हैं अ गर्ल विद अ बास्केट। विलियम सी डुगलस के द्वारा ये लिखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। बेसिकली विलियम सी डुगलस वाज ए सुप्रीम कोर्ट जज of United States of America. He came India in 1950 and Pandit Jawaharlal Nehru was our Prime Minister. He visited India because he wanted to feel the pulse of the nation. तो मित्रों, ये A Girl with Basket के मूलतः ये लेखक विलियम सी डुगलस नहीं थे। ये मूल रूप से लेखक नहीं थे, बल्कि ये एक जज थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के ये जज थे। और ये भारत जो है 1950 में आए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो इंडिया के बारे में इन्होंने अपने अनुभव जो है वो लिखे हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कि इंडिया के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform। तो आइए हम सबसे पहले इसके जो है अर्थ हिंदी में, सरल हिंदी में देखते हैं, और साथ साथ इसकी मीनिंग भी हार्ड जो है वो आप समझते चलिए। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय जा रहा था, और इस क्रम में आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, और मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, और इसके बाद रानी खेत तक कार से जा रहा था। रानी खेत एक पुराना ब्रिटिश का आर्मी का हिल स्टेशन था, पर्वतीय स्टेशन था, जो कि एक 6000 फीट ऊंचाई वाले छोटे से पहाड़ी पर स्थित था।
और इसके सामने, इसके अपोजिट सामने, इसके सामने 120 माइल तक फैला हुआ स्नो से अर्थात बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय, इसके रानीखेत जो स्टेशन था उसके सामने 120 माइल का फैला हुआ बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय पर्वत था। देन दिस ट्रेन वाज स्लो, ये जो ट्रेन थी ये बहुत धीरे चलने वाली थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर एक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट का डोर, दरवाज़ा जो है वो खोल देता था और खोल करके वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। तो द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। तो आइए सबसे पहले हम जो है इसका अंग्रेजी में रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखने का प्रयास करते हैं। पहले आप रेफरेंस इसका लिखेंगे। These beautiful lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket and written by William C. Douglas। इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि in these lines the writer is describing about his journey from Bareilly to Himalayas। और अब हम इसका अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन्स राइटर इज सेइंग दैट ही वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू हिमालयाज एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट हिज जर्नी फर्स्ट ही वेंट बरेली बाई ट्रेन एंड देन ही वेंट टू रानीखेत by a car। Ranikhet was an old British Army hill station. It was situated in the height of 6,000 feet and opposite of this station 120 mile stretch of snow-capped Himalaya was situated, and the train on which the writer was going, the train was very slow and it stopped in every station. The writer used to come out from the compartment and walk the platform। तो आगे आप देखते हैं the platforms were packed with people। जो प्लेटफॉर्म थे ये भरे हुए थे, किस तरह के लोगों से भरे हुए थे? पीपल, सिक्स, इसमें सिख लोग थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही सोल्जर्स थे, मर्चेंट्स व्यापारी, और प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर सामान उठाने वाले, बेगर्स, और जो भिखारी होते हैं हॉकर्स सामान बेचने वाले, इन सब लोगों से पूरा खचाखच ये जो है वो पैक्ड था, भरा हुआ था ये पूरा प्लेटफॉर्म। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और लगभग सभी कोई जो है वो नंगे पाँव थे, अर्थात शूजलेस थे, जूते नहीं पहने हुए थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद कपड़ों में सभी लोग थे, अर्थात कुर्ता पहने हुए थे, कुर्ता जैसे ढीले वस्त्र। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मुझको, राइटर कहता है कि मुझको कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ा इसके पहले कि मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला आदमी मिल जाता। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, वी वुड टॉक, और इसके बाद हम लोगों ने वर्ड अफेयर
संसार के तमाम मसलों के बारे में बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक मुख्य जो विषय था उस दिन का, जो कि पेज न्यूज़पेपर में, द न्यूज़पेपर ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के न्यूज़पेपर में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बात किया। इन दिस वे, और इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरह से मैं राष्ट्र के नाड़ी को जानने की कोशिश कर रहा था, अर्थात मैं देश को समझने का प्रयास कर रहा था। और चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और मैं ऑफिशियल एटीट्यूड, जो ऑफिस के जो कार्यालयी जो लोग थे उनका क्या दृष्टिकोण था और उनकी क्या टिप्पणियाँ थीं, उन सबको मैं, उनके जो ओपिनियन हैं उनको, उनके विचारों को मैं जानने की चेष्टा कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, और रिटन बाय विलियम सी डुगलस। और आप इसमें कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि द राइटर इज डिस्क्राइबिंग इन दिस पैसेज द कंडीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो अब आप इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और इसमें इस तरह से लिखेंगे कि राइटर इज डिस्क्राइबिंग इन दिस पैसेज दैट प्लेटफॉर्म वर फुल विद द मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, priests, porters, beggars and hawkers, and all the people were almost barefoot and they were dressed in loose white garments. Writer tried at least 3 people to speak English. After trying 3 pupils, he get one who can talk with him in English, and then they talk about the world affairs and the opinion of the office bearers, and they talked about the world affairs and the news of the डे। तो आगे देखते हैं इसके। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। और आप अपने रूट का वर्णन इसमें कर रहे हैं कि कहाँ से ये जो है रास्ता जा रहा था। तो ये कह रहे हैं, विलियम सी डुगलस कह रहे हैं कि ये जो रास्ता था ये सबसे, भारत के सबसे उपजाऊ, रिचेस्ट, रिच माने धनी होता है, लेकिन यहाँ पर उपजाऊ एग्रीकल्चर एरियाज, कृषि के क्षेत्र से होकर के ये रास्ता जा रहा था। अत्यधिक उपज वाले क्षेत्र, कृषि क्षेत्र से होकर ये रास्ता जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये ऊपरी गंगा का मैदान था। और 1000 फीट एबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर ये गंगा का मैदान है। बट ट्रॉपिकल, ये थोड़ा सा गर्म है, उष्ण है। द गंगा वाज बॉर्न सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स। और इस समय पर गंगा जो है वो सिल्ट से, सोलन विद फ्लड वाटर्स, फ्लड के वाटर्स से अर्थात बाढ़ के पानी से और सिल्ट से भरी हुई थी। पूरी रेत से, मिट्टी से, उसको सिल्ट कहते हैं, उससे भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो, और ये इतना ज़्यादा
ओवरफ्लो था, अत्यधिक पानी इसमें था बाढ़ वाला, कि जिससे इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, ये हजारों एकड़ राइस चावल की फसल को जो है वो इनंडेटिंग डुबो रहा था गंगा का ये पानी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके उत्तर में बहुत बड़े बड़े जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, घास के विस्तृत मैदान थे, और वो जो घास थी हायर देन ए मैन्स हेड, जो घास थी मनुष्य की सिर की ऊंचाई से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और निरंतर ये घास के मैदान थे, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कभी कभी उसमें जो है क्लम्प ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों के जो झुंड थे उनके कभी कभी जो है वो आ जाते थे। वैसे ये पूरा मैदान जो है वो पूरा एक निरंतरता उसमें थी, लगातार था। द होम ऑफ टाइगर्स, और इस जंगल में होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स थे, एलिफेंट थे, हाथी थे, पैथन अजगर थे, एंड कोबराज, और उसमें काले नागों से भरा हुआ ये जंगल था। एवरीवेयर एल्स वेयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, और ये जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन जो है वो पूरी तरह से समतल थी, और ये क्षितिज को, हरिजन क्षितिज को छू लेने वाली ज़मीन थी। अर्थात यहाँ की जो ज़मीन थी ये ऐसा लगता था जैसे क्षितिज को छू लेगी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, ये पवित्र सेक्रेड बनियान के पेड़ों से बिंदुरित थी। ट्री आर बाई रोज ऑफ पाकर ग्रीन शेप्ड लाइक एल्म्स, या तो ये बनियान के पवित्र बरगद के पेड़ों से, या पाकर की हरी भरी जो ट्रीज थे, पेड़ों की पंक्तियों से ये बिंदुरित था। अर्थात कहीं कहीं ये वहाँ पर ये चीज़ें थीं, और शेप्ड लाइक एल्म्स, एल्म के पेड़ों की तरह इनका आकार था। एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनके मुड़े हुए और मोटे, थिक मोटे और ट्विस्टेड मुड़े हुए ट्रंक से, ट्रंक तने उनके थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म हवा चल रही थी। तो आइए इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेते हैं हम। आप इसका कॉन्टेक्स्ट उसी तरह से लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग about the upper plain of the Ganga and about the jungles। तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The route was going through the most richest part of India। It was the agricultural area, and this plain was called Upper Ganga River। This plain was situated in the height of 1,000 feet from the sea level। Ganga was flooded with water, and its water was inundating 1,000 acres of rice। To this plain there was a great expanse of grass। There was a grassland, and this grass was higher than a man's head,
and there were trees of banyan, and this jungle was full of tigers, elephants, pythons and cobras. This grassland was dotted with the banyan tree and pakar trees. Hot, humid air was moving. गर्म और नमी वाली हवा जो है वो दक्षिण पश्चिम से चल रही थी, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से हवा चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम, बंदर, उनमें से कुछ, मदर्स विद बेबीज, कुछ बंदरियां थीं जो अपने बच्चों के साथ थीं और उनके बच्चे क्लिंगिंग टू देम, उनके बच्चे जो है उनसे चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो उनके नीचे नीचे चल रहे थे। तो वो जो बंदर थे वो सॉन्ग ऑफ ट्रीज, वो ट्रीज से, पेड़ों से कूद करके स्टेशन पर खाने की खोज में, फूड के लुकिंग, देखने के लिए अर्थात सर्च के करने के लिए, खाने की खोज में आ जाते थे कूद करके। द विलेज वी पास्ट, और जिस गांव से होकर के हम गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उसके जो दीवारें थी वो कीचड़ से बनी हुई थीं, जिनको वाटर से, पानी से और काउडंग से तथा मिट्टी से मिला करके बनाया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनके जो छतें थीं वो चोटी नुमा थीं और वो थैच्ड थे, उनमें छप्पर पड़ा हुआ था। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, जिनमें बम्बू पोल्स अर्थात बांस के जो बड़े बड़े लट्ठे थे उनमें घास को बांध करके छप्पर बनाए गए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो पूरे छत तक फैले हुए थे। दैट डे, इम्पॉर्टेंट है ये हिस्सा, दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उस दिन जो पम्पकिन अर्थात लौकी की जो वाइन्स थी, लता थी, वो ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर पूरी फैल रही थी और वो अपने ब्लूम थी अर्थात वो हरी भरी थी, पल्लवित और पुष्पित हो रही थी। और उसकी जो रेखाएं थीं, धारियां थीं, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स अर्थात उसकी जो धारियां थीं पीले पीले रंग की फूलों से युक्त, ओवर ड्रैब वॉल्स, उस भद्दे दीवारों पर जो है वो लटक रही थीं। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका अंग्रेजी में। मंकीज, सम ऑफ देम, देयर वर monkeys who used to come in the platform in search of the food and the village from where the writer was passing had walls made of mud mixed with water and cow dung. Houses were thatched and grass was tied to bamboo poles and it was stretched across the rafters. That day pumpkin vines was blooming and it was trailing like a yellow line from all over the walls. तो आगे
देखते हैं। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग with the pupil was interrupted as soon as alighted. A group of young children gathered around me. At one station, एक स्टेशन पर मेरा बातचीत करने का लोगों के साथ जो रूटीन था, वो सामान्य मेरा जो एक व्यवहार बन गया था, वो इंटरप्टेड हो गया, बाधित हो गया। मेरा जो सामान्य कार्य था लोगों के साथ बात करने का, वो एक स्टेशन पर इंटरप्टेड हो गया, बाधित हो गया। क्योंकि एज सून एज अलाइटेड, जैसे ही मैं अपने डिब्बे से उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का एक झुंड जो है वो मेरे चारों तरफ आ गया। देवर सेलिंग बास्केट, और वो बास्केट अपना बेच रहे थे। वो बास्केट जो है, टोकरियाँ हाथ से बनी हुई थी। रीड बास्केट, वास्तव में ये एक सरपत की बनी हुई बास्केट थी। उनमें सिंपल डिजाइन थी, साधारण कारीगरी उनमें की गई थी और साधारण उनमें पैटर्न थे, नमूने थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, और उन बच्चों ने उस टोकरियों को ऊपर उठा रखा था। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, और ऐसे शब्दों को बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसको वो राइटर जो है अर्थात लेखक नहीं जान रहा था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो बिना मिस्टेक के, बिना किसी गलती के वो कन्वे हो रही थी, अर्थात वो उन तक संप्रेषित हो रही थी, राइटर तक पहुंच रही थी। तो these were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. ये बच्चे जो थे रिफ्यूजी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा घोषित कर दिया गया तो 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो हजारों लाखों लोगों ने अपना सामान वहाँ से ले लिया। पुल्ड अप देयर रूट्स अर्थात अपनी पूरी गृहस्थी वहाँ से उठा ली। एंड चेंज देयर रेसिडेंसेज, और अपने रेसिडेंसेज घर दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, और वो भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, वो धार्मिक कट्टरता के डर के कारण जो है उनको पाकिस्तान से भारत आना पड़ा। देवर पुअर पीपल, इम्पॉर्टेंट है, देवर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे जिससे उन्होंने स्टार्ट विद अपनी यात्रा को शुरू किया। दे वर पुअरर, और वो और भी गरीब हो गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे ही उन्होंने अपनी उस लंबी यात्रा को शुरू किया। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वो अपने साथ ला सकते थे वो था। वाज अ बिट ऑफ फूड, वो केवल थोड़ा सा भोजन। एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ थोड़ा सा सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद। दे स्टार्टेड, जैसे ही वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू किया तो जल्दी ही उनका सामान, भोजन जो है वो समाप्त हो गया। और दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, और वो वीकनेस के कारण और भूख के कारण वहीं साइड में, रास्ते के बगल में गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और
वहीं पर वो मर गए जहाँ पर वो गिर पड़ते थे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसका पहले हम कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस आप लिखेंगे, उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज लाइन्स द राइटर इज डिस्क्राइबिंग दैट ही वाज इंटरप्टेड बाय द यंग चिल्ड्रन। तो अब इसका हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द राइटर इज describing that his routine of talking with people was interrupted in a station as soon as he came from his compartment. A group of children gathered around him and they were selling hand-woven baskets with simple designs and patterns. The boys were shouting in their language that was not known to the writer, but the writer was knowing the desire of these children. These children were refugee children. When the partition between India and Pakistan was ordered, hundreds of thousands people came India from Pakistan, and they changed their homes and residences. 9 million people left Pakistan because they were fearing, and these people were very poor people. They started their journey with some food and few belongings, and soon their food was gone and they were dying from hunger and weakness. तो इस तरह से ये हमारा जो है ये पहला हिस्सा हमारा समाप्त होता है। प्यारे मेरे मित्रों, इसको फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको थैंक यू। आप इस लेसन को जो है वो पढ़िए और शेयर करिए और इसको कमेंट कीजिए। फिर हम किसी और दिन आपके साथ होंगे इसी लेसन के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।